तो बांग्लादेश अपनी हिस्ट्री के सबसे फ्रेजाइल ट्रांजिशन से गुजर रहा है। शेख हसीना की 15 सालों की सरकार गिराई जा चुकी है और मोहम्मद यूनिस एक एंटरिम लीडर के रूप में कंट्री को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ट्रांजिशन को नाम दिया गया है मॉनसून रेवोल्यूशन, एक ऐसी अपराइजिंग जिसमें स्टूडेंट प्रोटेस्ट करके पूरी सरकार को हटा देते हैं और पॉलिटिकल ऑर्डर काफी डिस्टर्ब हो जाता है। पर सवाल यही है कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में हमेशा रेवोल्यूशन से अथॉरिटेरियनिज्म और बाद में एक वायलेंट ओवरथ्रो क्यों होता है? क्या यह एक पैटर्न है जो कभी रुकता नहीं है? अगर आप बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठा के देखें तो आपको एक साइकिल नजर आएगी, रेवोल्यूशन, अथॉरिटेरियनिज्म, कंसोलिडेशन और बाद में वायलेंट ओवरथ्रो। तो इसका रूट कॉज क्या है? रीजन है विनर टेक्स ऑल इन द पॉलिटिक्स। मतलब हर गवर्नमेंट ऑपोजिशन को क्रश करती रही है और पावर ट्रांसफर के लिए ऑप्शन बचता है स्ट्रीट एजिटेशन या मिलिट्री इंटरवेंशन। और यही इतिहास हमें बांग्लादेश के डिफरेंट फेजेस में नजर आया है। अगर आप शुरुआत की बात करें तो ब्लडी बर्थ था, मतलब 1971 के बाद एक ब्रूटल लिबरेशन वॉर जिसके थ्रू बांग्लादेश का जन्म होता है। पूरा देश डेवेस्टेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका था और फेमाइन ने जनता को भी तोड़ दिया था। 1974 में शेख मुजीबुर रहमान इस इंटरनल अनरेस्ट को देखते हुए बक्सल यानी कि वन पार्टी स्टेट बनाते हैं। मतलब प्रेस रिस्ट्रिक्टेड, सिविल लिबर्टीज लिमिटेड। इंटेंशन था कि बांग्लादेश को स्टेबल करना है, पर आउटकम क्या हुआ? अथॉरिटेरियनिज्म। और रिजल्ट 15 अगस्त 1975 को एक ग्रुप ऑफ आर्मी ऑफिसर्स मुजिब को असैसिनेट कर देते हैं। पूरा परिवार एक रात में खत्म हो जाता है और कंट्री मिलिट्री कूज की सीरीज में जाके अटकता है। 3rd of November, 7th of November, कू अपॉन कू। और फाइनली जियाउर रहमान पावर में आ जाते हैं। और यहां से शुरुआत होती है बांग्लादेश पॉलिटिकल सिस्टम के कैंटोनमेंट ईयर्स की, यानी कि 1975 से लेकर तकरीबन 1990 तक। वैसे जियाउर रहमान मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स को रिस्टोर करते हैं, पर गवर्नेंस टोटली मिलिट्री स्टाइल में किया गया था। रिजल्ट क्या हुआ? 1981 में जियाउर रहमान को भी असैसिनेट कर दिया जाता है और कंट्री एक बार फिर टर्बुलेंस की तरफ बढ़ चलता है। 1982 के अंदर आर्मी चीफ HM इरशाद एक ब्लडलेस कू करते हैं। मतलब आर्मी एक बार फिर पॉलिटिकल रोल में आती है और पावर अपने हाथ में लेती है और सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया हाइब्रिड मिलिट्री सिविलियन रूल का। लेकिन बैटलिंग बेगम्स एक बार साथ आ जाती हैं। मतलब शेख हसीना और खालिदा जिया हाथ मिलाती हैं और इरशाद को मजबूर करती हैं कि वो रिजाइन करें। और 1990 के बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक बार फिर रिस्टोर कर दी जाती है और इस फेज को बैटलिंग बेगम्स का फेज कहा गया। मतलब डेमोक्रेसी फ्रेजाइल रही, लेकिन अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में सरकार और पावर एक्सचेंज होती रही। इलेक्शंस को फेयर बनाने के लिए नॉन पार्टी केयर टेकर गवर्नमेंट का भी टूल इनोवेट किया गया। मतलब बांग्लादेश के अंदर ऑपोजिशन हमेशा रूलिंग पार्टी पर एलिगेशन लगाता था, लेकिन इस सिस्टम से इलेक्शंस को फेयर करने की कोशिश की गई। पर प्रॉब्लम वही थी, लूजिंग पार्टी हमेशा विनर को रिग्ड इलेक्शन से ब्लेम करती थी। पार्लियामेंट्री बॉयकॉट, स्ट्रीट हड़ताल्स, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एक कन्फ्रंटेशनल डेमोक्रेसी का बना दिया गया। और इस सिस्टम पर से विश्वास तब उठा जब 2006 के अंदर केयर टेकर अपॉइंटमेंट भी मैनिपुलेट कर दिए गए और सिस्टम कोलैप्स कर गया। कंट्री एक बार फिर वायलेंस की तरफ बढ़ता है। रिजल्ट वही, आर्मी इंटरवीन करती है और फखरुद्दीन अहमद के अंदर एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी जाती है। मिलिट्री और फखरुद्दीन अहमद कोशिश करते हैं कि -2 फॉर्मूला अपनाया जाए। मतलब ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जिसके अंदर BNP और अवामी लीग यानी कि खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों को ही बाहर रखा जाएगा और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को थोड़ी क्लीन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन रिजल्ट इससे उलट हुआ। इन दो पॉलिटिकल प्लेयर्स को बाहर रखना पॉसिबल नहीं था। 2008 के अंदर शेख हसीना लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके एक बार फिर सरकार बनाती हैं और अपने डेवलपमेंट के एजेंडे पर बांग्लादेश को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन 2011 में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। शेख हसीना ने इस केयर टेकर गवर्नमेंट के सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। मतलब जो टूल पीसफुल ट्रांसफर के लिए बनाया गया था वो भी खत्म कर दिया गया था। 2014 के इलेक्शन में ऑपोजिशन बॉयकॉट करता है। 2018 के इलेक्शन में मिडनाइट बैलेट स्टफिंग के एलिगेशन लगते हैं और 2024 में भी रिजल्ट बॉयकॉट का था। इन सब के बीच बांग्लादेश में डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग चल रही थी, लेकिन डेमोक्रेसी खोखली होती जा रही थी। और इसी का रिजल्ट था कि रीसेंट ईयर्स में मॉनसून रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। 2024 के अंदर स्टूडेंट अपने प्रोटेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
और उनका कारण था कि वो इस कोटा सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। इसका रिजल्ट ये हुआ, शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा और वो भारत में आ गई और 15 साल का उनका रूल खत्म हो गया। रिजल्ट ये, एक और एंट्रिम लीडरशिप हमें मिली डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के रूप में, लेकिन कंट्री हाईली अनस्टेबल चल रहा है। मल्टीपल फ्रंट्स पर क्राइसिस है, कम्युनल वायलेंस, 2400 से ज्यादा अटैक्स देखे गए हैं हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, गारमेंट फैक्ट्रीज क्लोज हो चुकी हैं, ट्रेड टोटली शट है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेस को देखें 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, बोरोइंग डबल हो चुकी है और बैंकिंग सिस्टम फ्रेजाइल। और रिजल्ट है कि मोहम्मद यूनिस फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि बीएनपी चाहती है इलेक्शंस और मोहम्मद यूनिस अभी वो नहीं करवाना चाहते। तो क्या ये इंस्टेबिलिटी कभी खत्म नहीं होगी? बांग्लादेश की प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिसाइजेशन, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब पार्टीसन डेवलपमेंट से बटे हुए हैं। एक न्यूट्रल रेफरी टोटली मिसिंग है। इलेक्शन का खेल हमेशा अनफेयर नजर आता है। कोई सक्सेशन मैकेनिज्म नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट हट चुकी है, इलेक्शंस को लेजिटिमेसी दी नहीं जाती, जीरो सम गेम खेला जाता है, मतलब रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन को एनिमी की तरह ट्रीट करती है। तो इस कल्चर के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस भी नहीं होते हैं। इस एंट्रीम गवर्नमेंट का मैंडेट काफी लिमिटेड है, पर यह वायलेंस जो हो रहा है वो बहुत रिस्की है। बांग्लादेश ने जो भी इकोनॉमिक मिरेकल्स अचीव किए थे, पर पॉलिटिकल आर्किटेक्चर टोटली वीक रह गया है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, सवाल यह है कि बांग्लादेश क्या अपने इस पॉलिटिकल साइकिल को तोड़ पाएगा या फिर एक और रेवोल्यूशन के बाद अथॉरिटेरियनिज्म का चैप्टर लिखा जाएगा। हिस्ट्री ने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है।